हेलो दोस्तों। मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारत का भूगोल चल रहा था। भारत के भूगोल में हमने जलवायु के बारे में पढ़ा था। फिर उससे पहले हमने झील और प्रपात के बारे में पढ़ा था। ठीक है। जलवायु के बारे में पढ़ा था, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। फिर ठीक है, वैसे हमने झीलों के बारे में भी देखा था। कुछ हमने कृत्रिम झीलों के बारे में बोला था, वेम्बनाड क्या, पुलिकट झील। ठीक है। और कृत्रिम झीलें हमने हुसैन सागर जैसी झीलों के बारे में बताया था। ठीक है। उम्मीद भी है कि वो पिछली जो वीडियो थे, झील प्रपात, जल प्रपात और आपकी जलवायु से संबंधित, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है। आज का टॉपिक है मिट्टियाँ। भारत का भूगोल है तो भारत की ही मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक जो कि मिट्टियों से संबंधित है। प्रश्न बहुत सारे आते हैं क्योंकि नोट्स तो वही हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है कि उसको बनाने का तरीका क्या है। ठीक है ना। और ये मत सोचिए कि इस तरीके से बता रहे हैं कि उसमें इसमें क्या मिलेगा आपको। इतना ध्यान है रहे कि क्वेश्चन चाहे वो जैसे भी रहे, नोट्स चाहे जैसे भी बने, चाहे डिजिटल फॉर्म में रहें, चाहे जैसे भी रहेंगे, वो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से परफेक्ट हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपके एग्ज़ाम में जो प्री का है, अच्छे से क्वालिफाई होने का पूरा चांस है उसमें। ठीक है। इस बार जैसे क्वेश्चन इन्हीं नोट्स से हमने 95 करीब क्वेश्चंस हमने दिए हैं एग्ज़ाम में ही। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, तो नोट्स इम्पॉर्टेंट ही हैं, इनको ज़रूर आप देखा करें और ध्यान से सुने। एक बार में अगर नहीं समझ में आता तो इसको 4 बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार, 4 बार, जब तक आपको समझ ना आ जाए तब तक आप सुनते रहें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मिट्टियाँ। मिट्टियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे काली मिट्टी के बारे में। ठीक है। काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। काली मिट्टी को हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे इसको रेगुर भी बोलते हैं, कपास की मिट्टी बोलते हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल चरनोजम भी बोलते हैं इसको। ठीक है। निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जो हो रहा है बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन के द्वारा। अब अपक्षय और अपर्दन क्या है? अपक्षय का मतलब है कोई चीज़ है, ये इससे से टूट फूट के चीज़ें यहाँ गिर जाएं, और अपर्दन है कि यहाँ से ये कहीं दूर जाने लग जाएं, तो वो अपर्दन होता है। ठीक है। फिर निक्षेपण होगा, जहाँ पे जमा होंगे उनको निक्षेपण बोलते हैं। तो अब अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण में अंतर समझ लें। ठीक है। यही अंतर होता है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। ठीक है। सिंपल सा अंतर है कि ट्रक में मान लीजिए एक गाड़ी है, उसमें यहाँ से माल भरा गया। अब वहाँ पे कुछ ना कुछ गिरेगा ही, वो हो गया अपक्षय। ठीक है। वहाँ से किसी ने उठाया, वो लेके चल रहा है, कहाँ लेके जा रहा है? दुकान पे बेचने के लिए। उसको उठा के ले गए तो ये अपर्दन हो रहा अभी, यहाँ दुकान पे लाके दे दिए, तो ये क्या है? निक्षेपण हो जाएगा यहीं पे। ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे ही है, नॉर्मल, ज़्यादा अंतर नहीं होता। ठीक है। तो अपक्षय और अपर्दन के कारण होता है बेसाल्ट लावा के किसका निर्माण? काली मिट्टी का। ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ये घटते क्रम में है कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश में यह मिट्टी पाई जाती है घटते क्रम में। पूरा क्षेत्रफल की बात करें तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम
पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। और किसकी कमी होती है? इसमें कमी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी होती है। ध्यान ऐसे ही रखना कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ की कमी काली मिट्टी में। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन है उनकी अधिकता ही रहेगी उसमें, ठीक। सिर्फ इन्हीं तीनों की कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ, ठीक है ना। कपास की मिट्टी है तो कपास के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको भी पता होना चाहिए। चलिए, इनकी कुछ विशेषताएं हैं, क्या है? एक विशेषता है, ये जल्दी से पानी को मतलब तीव्र जल धारण क्षमता होती है इनकी। फिर भीगने पर ठोस हो जाती है, ये विशेषताएं हैं। चिपचिपी हो जाती है और सूखने पे ये अकुंचित हो जाती है, अकुंचित और दरार युक्त, ठीक है। तो तीव्र जल धारण क्षमता, भीगने पर ठोस चिपचिपी होगी, सूखने पर ये अकुंचित दरार युक्त हो जाती है, ठीक। इसको हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। जुताई है, जुलाई नहीं, जुताई वाली मिट्टी, ठीक। इनका रंग जो होता है वो गहरा काला से लेके हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो रेगुर मिट्टी होती है, एक अलग से फैक्ट है, रेगुर मिट्टी जो होती है वो एक परिपक्व मृदा होती है। ध्यान रखना, रेगुर मिट्टी एक परिपक्व मृदा होती है जिसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि मिट्टी के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? विशिष्ट उच्चावच और जलवायु, ये प्रत्यक्ष कारक है। प्रत्यक्ष या एक्टिव बोल सकते हैं, क्रियाशील, ठीक है, सक्रिय। तो निर्माण में और विशिष्ट उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है, ये बात बताया है क्रेब्स महोदय ने। क्रेब्स महोदय ने बोला है कि जो रेगुर मिट्टी वो परिपक्व होती है और इसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये पेपर में आ चुका है पहले भी, इसलिए हमने इसको बता दिया आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। अगली मिट्टी का नाम है, दूसरी मिट्टी कौन सी है? लैटराइट मृदा। लैटराइट मिट्टी, इसका सबसे पहले अध्ययन किया है 1905 में, नाम है बुकानन। तो बुकानन ने लैटराइट मिट्टी का सबसे पहले अध्ययन किया था 1905 में। और लैटिन भाषा के ये लेटर मतलब ईंट से बना हुआ है। भीगने पर ये कैसी हो जाती है? भीगने पर मक्खन की तरह मुलायम रहेगी, लेकिन सूखने पर काफ़ी मजबूत हो जाती है, कड़ी हो जाती है, ठीक है। तो भीगने पर ये बहुत मुलायम रहेगी, सूखने पर कड़ी हो जाएगी, ढेलेदार बन जाती है, ठीक है। ये जो मिट्टी है यह उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टी होती है। प्रश्न में ये भी हो सकता है कि लैटराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टी हो सकता है, स्टेटमेंट के रूप में दे दे, या फिर ऐसे क्वेश्चन हो जाए कि उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो काली लैटराइट, रेगू, दोमट, एक का ही हो सकता है, चार नाम दे दे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। तीव्र विक्षालन के कारण इसका निर्माण हुआ है, तीव्र विक्षालन के कारण इसका निर्माण हुआ है। और आर्द्र प्रदेशों की अपक्षयित मृदा है। ध्यान ये भी रखना कि तीव्र विक्षालन के कारण इसका निर्माण होता है और आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मृदा होती है लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। इसमें लौह एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना की कमी होती है इसमें। तो भैया लौह एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है, ध्यान रखना, लौह एल्यूमिनियम की अधिकता होगी। बाकी कमी किसकी रहेगी? नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक अम्ल, पोटास और चूना की कमी रहती है इसमें, ठीक है। इतना ध्यान होना चाहिए। कहाँ पाई जाती है ये भी देखना है। तो पाई जाती है ये वो ओडिशा, छोटा नागपुर पठार और पश्चिमी घाट में।
लेटराइट मिट्टी ओडिशा, छोटा नागपुर पठार और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। काली मिट्टी में क्या क्या है, किनकी अधिकता होती है? लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है। और कमी की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी होती है। तो कमी 3 चीज़ों की होती है। इनके अलावा जितने भी ऑप्शन होंगे वो उनकी अधिकता ही पाई जाएगी काली मिट्टी में। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, दोबारा बताएं ताकि आपको याद रहे। इनका क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल इनका 1,26,000 वर्ग किलोमीटर, 1.26, ठीक है, 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है ये। ठीक है, और इसका सबसे ज़्यादा विस्तार देखा जाता है केरल में। पश्चिमी घाट में ही केरल आएगा, तो केरल में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार देखा जाता है। इसमें रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो रासायनिक संगठन और ऊंचाई में इसमें सामान्य संबंध पाया जाता है। ये भी हो गया। अब एक टैपियोका और काजू की अच्छी फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो टैपियोका या काजू की अच्छी उपज के लिए प्रसिद्ध है। नाम है लेटराइट मिट्टी। अगली मिट्टी क्या नाम है? दूसरी मिट्टी है दोमट मिट्टी, या फिर इसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये पूरे भारत के, पूरे देश के 40% भाग पर पाई जाती है, मतलब 15 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्र क्या है इसका? पंजाब से शुरू करते हैं, आसाम तक जाते हैं, फिर हम लेके इसको यहाँ तक आपको मिलेगी। पंजाब से लेके आसाम तक 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 40% भाग पर फैली हुई है। क्षेत्र है इसका नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में ये पाई जाती है। इधर भी पाई जाती है, पंजाब से असम तक तो ही है, साथ में नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। अब निर्माण की अगर हम बात करें दोमट या जलोढ़ मिट्टी की, तो ये भी ध्यान रखना कि हिमालय और प्रायद्वीप के द्वारा प्राप्त मलबा और अपसारी सागर के द्वारा छोड़े गए गाद से इसका निर्माण हुआ। अपसारी सागर क्या है ये? हिमालय और प्रायद्वीप के द्वारा प्राप्त मलबा और अपसारी सागर के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। छोड़े गए गाद से इसका निर्माण हुआ है। तो अपसारी सागर तैथिस सागर तो नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे, इसके कलर की बात अगर हम करें तो भस्मी धूसर होती है। गठन इसका रेतीले से गाढ़ी दोमट तक का होता है। रंग इसका भस्मी धूसर होगा। गठन की बात करेंगे तो रेतीले से लेके ये गाढ़ी दोमट होती है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अधिकता इसमें क्या क्या किसकी किसकी अधिकता है? अधिकता इसमें पोटाश है, फॉस्फोरिक एसिड है, चूना है, जैविक पदार्थ की प्रचुरता होती है। ठीक है, काली मिट्टी में जैविक पदार्थों की कमी है, लेकिन दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी में जैव पदार्थों की अधिकता है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है। इसमें भी नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी यहाँ पे है आपके, कहाँ पे? दोमट और जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, फलीदार फसलों की खेती से नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है इसमें। ठीक है, इसमें फलीदार जो फसलों की खेती की जाती है उससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है। ठीक है, आगे इसमें चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का और तिलहन की खेती की जाती है ज़्यादातर। ठीक है, इसमें 40% बालूकण होते हैं, ये प्रश्न आ चुका पहले। 40% मृत्तिका होती है, 20% गाद होता है। ये प्रश्न पहले आ चुका है, ये भी ध्यान रखना है। और प्रश्न ये भी आ चुका है, दोमट मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे किया जाता है। तो फलीदार फसलों की खेती करके आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके 2 उपवर्ग होते हैं। दोमट या काली मिट्टी के, दोमट या जलोढ़ मिट्टी के 2 उपवर्ग हैं। एक है नवीन
या फिर बोलेंगे खादर। तो दूसरी कौन सी है? बांगर है। इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें इसमें क्या होता है कि हर साल बाढ़ का पानी यहाँ पहुँचता रहता है इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में पूरे। इसमें नहीं पहुँच पाता, क्यों? क्योंकि ये ऊंचाई वाला क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, इसको हम प्राचीन बोलेंगे भाई, क्योंकि पहले से बन गया, दोबारा इसमें कुछ चांस नहीं बन रहा अब। ठीक है, अब देखिए, नमीन या जलोढ़ जो खादर मृदा है, इसका विस्तार कहाँ होता है? नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में होता है। नमीन या जलोढ़ मृदा का या खादर, नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी में मिट्टी का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में होता है, जहाँ पे प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। ठीक है, यह कैसे होती है? जलधारण क्षमता इनकी बहुत अधिक होती है। किसकी? नवीन जलोढ़ खादर की। ठीक है, नवीन जलोढ़ खादर की जलधारण क्षमता अधिक होती है और यह सदैव उर्वर बनी रहती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाढ़ का पानी हमेशा पहुँचता रहता है और जो नदियों के साथ अवसाद आते हैं वो यहाँ पे तलछट को जमा करती रहती हैं। ठीक है, इसलिए ये इनके उर्वरता बनी रहती है हमेशा। दूसरी है, दूसरा उपवर्ग है आपका प्राचीन जलोढ़ या फिर बांगर। इनका रंग कैसा होता है? रंग होता है गहरा रक्ताभ भरा हुआ, गहरा रक्ताभ भरा इनका रंग होता है। साथ में ये बाढ़ की पहुंच से दूर होते हैं, बाढ़ की पहुंच से दूर, पहुंच से दूर रहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या है? इसमें ये प्राचीन जलोढ़ हम बांगर पढ़ रहे हैं, तो इसमें चूनेदार कंकड़ बहुत होते हैं, चूनेदार कंकड़, है ना, होते हैं इसमें बहुत अधिक। यह लवणीय तथा क्षारीय, लवणीय तथा क्षारीय प्रस्फुटन के कारण यहाँ पर रेह का जमाव भी होता है। ठीक है, तो लवणीय और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण यहाँ पे रेह का जमाव पाया जाता है। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चूनेदार कंकड़ पाए जाते हैं यहाँ पे, लवणीय क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेह का जमाव होता है। यह कम उर्वर मिट्टी होती। कौन? यही प्राचीन या जलोढ़ या फिर बांगर मिट्टी। ठीक है, आगे भी है भाबर, भाबर क्षेत्र है ना, भाबर तराई क्षेत्र है। तो देखिए, भाबर जो क्षेत्र है वो शिवालिक, शिवालिक श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी ऐसे है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा ना, ये और ये तीन भाग है ना, ये हो गया बड़ा, ये मध्य हिमालय, ये हुआ शिवालिक हमारा। ठीक है, इसका पाद क्षेत्र कौन सा है? पैर वाला भाग, ये वाला क्षेत्र। तो ये वाला क्षेत्र जो है यही होता है भाबर। ठीक है, तो गिरिपदीय क्षेत्र है शिवालिक का, भाबर बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें मिट्टी जो होती है, इसकी भाबर क्षेत्र में जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है? स्थूल होती है और साथ में गुटिका युक्त होती है। ये भी ध्यान रखना है, स्थूल और गुटिका युक्त मिट्टी होती है। कहाँ की? भाबर क्षेत्र की। ठीक है, अब भाबर यहाँ हो गया, ये वाला, ये पैर वाला एरिया ये हो गया भाबर। अब इसका दक्षिणी भाग ये है, ये क्या है आपका? ये आपका हो जाता है तराई क्षेत्र, यही है तराई क्षेत्र। ठीक है, अब तराई क्षेत्र हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें तराई क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। तराई क्षेत्र के बारे में ये क्या है भाई? यहाँ जो मिट्टी होती है इनमें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की अधिकता होती है, जैविक पदार्थों की अधिकता होती है।
ठीक है ना। नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की अधिकता कहाँ होती है? तराई क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन एक चीज की कमी भी होती है इसमें। किस चीज की कमी है? फॉस्फेट की कमी है। नाइट्रोजन जैविक पदार्थों की अधिकता होती है, लेकिन फॉस्फेट की इसमें कमी पाई जाती है। किसमें? ये तराई क्षेत्र में आपके। ठीक है, तराई क्षेत्र की जो मिट्टियां होती हैं, इसकी बात हम कर रहे थे। ठीक है, चलिए देखिए, मिट्टियों में क्षारीयता भी आती है। तो क्षारीयता को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसमें जिप्सम या फिर कैल्शियम सल्फेट दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। जिप्सम या फिर कैल्शियम सल्फेट। और बिहार बीपीएससी देने जाएंगे तो वहाँ पे जिप्सम भी दे देगा, कैल्शियम सल्फेट भी दे देगा। तो क्या होगा? तो वही पांचवा ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना पांचवा ऑप्शन वहाँ पे रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक ऑप्शन ऐसा होता है पांचवा। तो इसका ध्यान रखना, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट दे दिए तो मान के चलना कि उसका आंसर डी ही, पांचवा ही वाला ही होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे क्या है। सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण लवणीय मृदा का निर्माण होता है। लवणीय मृदा का निर्माण कैसे होता है? सोडियम और मैग्नीशियम के कारण, मैग्नीशियम की अधिकता के कारण लवणीय मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा आपके उत्तर प्रदेश पाई जाती है, लेकिन लवणीय मृदा आपकी गुजरात में मिलती है। ये प्रश्न दोनों आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा का विस्तार किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा लवणीय मृदा का निर्माण किस क्षेत्र में है? तो आपको पता होना चाहिए किस राज्य में, तो वो गुजरात है। ठीक है, ये प्रश्न पहले आ चुके हैं। ठीक, आगे भी है। सिंचित भूमि में लवणीय भवन का जो प्रभाव होता है वो मृदा को क्या करता है? अपारगम्य बना देता है। अपारगम मतलब इनकी जो सोखने की क्षमता होती है, इनकी उर्वरता होती है, वो कम होती जाती है। सोखने की क्षमता इनकी कम हो जाती है, कम होती जाती है, इनकी उर्वरता भी कम होती रहती है। ठीक है, सिंचित भूमि में लवणीय भवन का जो प्रभाव होता है, लवणीय भवन जब उसमें हो जाता है तो यही काम होता है उसका, मृदा को अपारगम बना देता है। वो जल को सोखने की क्षमता उसकी कम होती है, साथ में उनकी उर्वरता भी कमजोर होने लगती है। ठीक, चाय बागानों के लिए देखिए, चाय बागानों के लिए अम्लीय मृदा उपयुक्त होती है। हर एक फैक्ट का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, आगे है मृदा अपर्दन एवं सुधार। अभी इसमें लाल मिट्टी और सारी मिट्टियां ना इसमें, अभी इनके बारे में नहीं बताए हैं, थोड़ा देख लेते हैं। लाल मिट्टी इसमें नहीं है दिया गया, तो ये हम अलग से बता देंगे आपको। लाल मिट्टी जो होती है ये जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है। तो लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से तथा जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार जो शैलें होती हैं उनसे इनका निर्माण होता है, लाल मिट्टी की। ठीक है, रवेदार और कायांतरित शैलों, रवेदार कायांतरित, ध्यान रखना इसका। शैलों के विघटन एवं वियोजन से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। क्षेत्र की बात करें तो 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। ठीक है, अगर हम बात करें अधिकता की तो इसमें सिलिका और आयरन, सिलिका और आयरन की अधिकता पाई जाती है लाल मिट्टी में। ठीक है, रंग, इनका जो लाल रंग होता है वो क्यों होता है? प्रश्न आ चुका है पहले। तो लाल रंग जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण इनका कलर क्या होता है? लाल होता है। ठीक, तो सिलिका आयरन की बहुलता होती है, अधिकता होती है, फेरिक ऑक्साइड के कारण ये लाल रंग की होती हैं। और जब इनमें जब ये जल धारण करती हैं तो कैसी हो जाती हैं? जल धारण करने पर पीले कलर में हो जाती हैं।
ये पीली दिखती हैं। जब इनमें जल आ जाता है तो ये कैसी हो जाती हैं, पीले कलर में दिखने लग जाती हैं। ठीक है। इनके अगर हम क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी तमिलनाडु में, पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, दक्षिणी महाराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तेलंगाना, ओडिशा, और छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। इनका क्षेत्र है पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, छोटा नागपुर पठार में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। एक मिट्टी और है, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी क्या होती है? पर्वतीय मिट्टी हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर मिलती है, आपको पता है। ये छिछली होती है। पर्वतीय मिट्टी कैसी होती है? छिछली होती है और साथ में अपरिपक्व होती है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जो दोमट मिट्टी थी वो बहुत परिपक्व होती है ना, ऐसा हमने पहले बताया है कि रेगुर मिट्टी बताया था, रेगुर मिट्टी होती है। ठीक है। रेगुर मिट्टी परिपक्व मानी जाती है, क्रेप्स महोदय ने बताया इसको। ठीक है, हम नहीं बताए हैं। तो पर्वतीय मिट्टी छिछली और अपरिपक्व होती है। इसमें कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात बहुत होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात अधिक होता है। यह जो है पर्वतीय मिट्टी जो है वो हल्की अम्लीय भी होती है, हल्की अम्लीय टाइप की होती है। कौन सी? पर्वतीय मिट्टी। ठीक है ना। तो पर्वतीय मिट्टी कैसी होती है? छिछली या परिपक्व होती है, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात अधिक होता है, हल्की अम्लीय टाइप में होती है। और कितने ऊंचाई में पाई जाती है? 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी, जो कि हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर मिलती है। ठीक। एक मिट्टी और है, उसका नाम है मरुस्थलीय नाम है। अब मरुस्थलीय कहाँ पाई जाएगी ये भी पता होना चाहिए। तो इसका विकास जो होता है वो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इसका विकास होता है। ठीक है। शुष्क अर्ध शुष्क दशाओं में इसका विकास होता है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिणी पंजाब में पाई जाएगी। दक्षिणी पंजाब में भी पाई जाती है, सौराष्ट्र में भी पाई जाती है और कच्छ में भी पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, यहाँ की जो रेत है वो कैसी होती है? रेत होती है बजरी युक्त मिट्टी होती है, बजरी युक्त मिट्टी होती है यहाँ की रेत। ठीक है। इसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी होती है, जैविक पदार्थ की कमी होती है। नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की यहाँ पे कमी होती है। ठीक है। चलिए अब हम आ गए, अब देखते हैं हम इसमें मृदा अपरदन एवं सुधार। मृदा अपरदन क्या है कि जल और वायु द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव तथा स्थानांतरण को हम अपरदन कहते हैं। जल तथा वायु के द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव और स्थानांतरण को हम मृदा अपरदन कहते हैं। इसका जो कारण है, मृदा अपरदन का कारण, वो है निर्वनीकरण, अत्यधिक पशुचारण, झूम कृषि, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति अवरोध, अंधाधुंध खनन। ये 5 कारक हैं जो कि अपरदन के कारक माने जाते हैं। ठीक। अब अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है ये भी पता होना चाहिए। तो ये चंबल यमुना की उत्खात भूमि, पश्चिमी हिमालय का गिरपदीय क्षेत्र। पश्चिमी हिमालय कौन सा? किधर? आपके जम्मू कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश साइड में, ठीक है। तो पश्चिमी हिमालय का जो गिरपदीय क्षेत्र है, यहाँ भी अपरदन से प्रभावित मिट्टी पाई जाती है, ठीक। इसके अलावा फिर छोटा नागपुर पठार में भी ऐसा है। फिर ताप्ती साबरमती घाटी का क्षेत्र जो है, मालवा क्षेत्र खास करके, यहाँ पे भी अपरदन की समस्या है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र भी अपरदन की समस्या से ग्रसित है, ठीक हो गया इतना सब। इसके अलावा फिर क्या है, इसके अलावा है चंबल घाटी क्षेत्र में खोह खड्डों का निर्माण अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है। चंबल घाटी क्षेत्र पता है, खोह खड्डों का निर्माण यहाँ अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है, ठीक है ना। मृदा अपरदन का अनुक्रम की अगर हम बात करें, अपरदन जब पढ़ रहे हैं तो मृदा अपरदन का अनुक्रम भी होगा। अनुक्रम मतलब पहले ये होगा, फिर ये 2, 3, फिर 4 ऐसे होता है। तो देखिए सबसे पहले आस्फाल अपरदन होता है, ठीक है। आस्फाल अपरदन होता है। तो आस्फाल अपरदन कैसे होता है? जल पत्तियों से जब नीचे गिरता, जल जब पत्ती से नीचे गिरेगा, पत्ती मतलब पेड़ की पत्ती, इससे नीचे गिरता तो आस्फाल अपरदन होता है। फिर आता है परत अपरदन। परत अपरदन कैसे होगा? मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है। परत अपरदन में मिट्टी जो है जल के साथ बहने लग जाती है, ठीक। फिर आता है रिल अपरदन। रिल अपरदन में क्या है? मिट्टी में छोटी और कम गहरी नालियां बन जाएं। जब मिट्टी में छोटी तथा कम गहरी नालियां बन जाती हैं तो उसको हम रिल अपरदन के नाम से जानते हैं। फिर आता है अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन जो होता है, अगर ऐसे ही बोलें तो ये रिल अपरदन का बड़ा रूप है, ठीक है। रिल अपरदन विस्तृत क्षेत्र में जब होने लगता है उसी को हम अवनालिका अपरदन कहते हैं। फिर लास्ट में है धारा चैनल। धारा चैनल क्या है? जब जल जो है एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगे, है ना। धारा चैनल जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और अपने स्थिर ढाल पाने तक अपरदन करता रहता है, उसी को हम धारा चैनल अपरदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई कि आस्फाल अपरदन पत्ती से पानी नीचे गिरने लगता है, फिर परत अपरदन जल के साथ मिट्टी भी बहने लग जाती है, फिर रिल अपरदन होता है नालियों के साथ बहने लगती, ठीक। फिर अवनालिका वही रिल का बड़ा रूप हो जाता है, अवनालिका। और जब धारा चैनल की बात हम करते हैं तो वो बहुत बड़े क्षेत्र में तब तक बहती रहती जब तक वो ढाल नहीं पा जाती, स्थिर ढाल नहीं पा जाती, तब तक वो अपरदन करती रहती है, ठीक है। वही होता है धारा चैनल अपरदन। देखिए एक है सोरघम। सोरघम एक फसल है जो कि भूमि अपरदन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार फसल मानी जाती है, ठीक है। तो सोरघम, ये प्रश्न आ चुका है पहले। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार फसल है भूमि अपरदन के लिए, नाम इसका है सोरघम, ठीक है। मृदा संरक्षण विधियों की अगर हम बात करें तो मृदा संरक्षण विधियां जो हैं उनमें 3 हैं: सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण, वायुरोध। सबसे ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं ये 3। सस्यावर्तन मतलब फसल चक्र जो होता नहीं, यहाँ पे कोई फसल बो दिए, फिर ऐसे कोई फसल, फिर ऐसे, तो क्या होगा? ये फसल कट जाए तो इस पर फसल रहेगी, ये वाली कट जाएगी तो ये वाली रहेगी, तो इससे क्या होगा? मिट्टी पूरी तरह खुली नहीं रहेगी, ठीक है। तो सस्यावर्तन होगा। फिर वेदिका निर्माण है, वेदिका निर्माण। फिर वायुरोध। ये हैं मृदा संरक्षण की विधियां, ठीक है। अच्छा, मृदा सुधार के भी कुछ उपाय हैं, तो उसमें फसल चक्र आएगा, मिश्रित खेती आएगी, बहुफसली खेती आएगी। फिर ये 3 की चक्र हैं जो कि मृदा सुधार के उपाय के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आपकी मिट्टियों के बारे में।
ठीक, कुछ चीज़ें और हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे प्रश्न वो आ चुके हैं ये सब। देखिए, पौधों को सबसे ज़्यादा पानी कहाँ मिलता है? पौधों को सबसे ज़्यादा पानी कहाँ मिलता है पौधों को? तो आपको पता होना चाहिए, अम्लीय मिट्टी में। सब किसमें? चिकनी मिट्टी में। अम्लीय नहीं, चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा पानी मिलता है। किसको? पौधों को। ठीक है। अम्लीय और क्षारीय मिट्टी की अगर हम बात करें, जैसे वो आता है प्रश्न, अम्लीय और क्षारीय मिट्टी, ऐसे लिख देते हैं। अम्लीय मिट्टी पीएच मान कम होता है, मतलब पीएच मान इनका कम होता, मतलब 6 पॉइंट, ठीक है, 6, इससे भी कम। ठीक है। इनका 7 से अधिक होगा, क्षारीय का 7 से अधिक होगा, अम्लीय का 6 से कम, क्षारीय का 7 से अधिक होगा। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि तेजाबी जो मृदाएं होती हैं अवसादी प्रकृति की होती हैं। ये जो मृदाएं हैं ये कैसी होती हैं? अवसादी प्रकृति की होती हैं। इनमें लैटेराइट लौहमय लाल समूह की मृदाएं होती हैं। तो इनका विकास कैसे होता है? अम्लीय और क्षारीय मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, या विकास कैसे होता है? अम्लीय और क्षारीय मिट्टी का विकास कैसे होता है? इनके 3 कारक हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है भू आकृति, वहाँ की भू आकृति कैसी होगी। दूसरी चीज, अम्लीय मूल सामग्री, अम्लीय मूल सामग्री। तीसरी है नमी युक्त। ये 3 जो हैं अम्लीय क्षारीय मिट्टी के क्या हैं? विकास के कारक। तो भू आकृति, अम्लीय मूल सामग्री और नमी युक्त। ठीक है। ये सब जलवायु के प्रभाव से होते हैं। ठीक है ना। ये हो गया आपका। आगे भी तेजाबी मिट्टी क्यों हमने बता रखा है, तेजाबी मिट्टी के बारे में। तेजाबी वही क्षारीय, इनके बारे में चूना मिलाते हैं इसमें। ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए थोड़ा सा और। मिट्टी की क्षारीयता की बात कर रहे थे ना अभी। तो मिट्टी की क्षारीयता की जो बात हम कर रहे हैं, मिट्टी की क्षारीयता सीधे लिख देते हैं, क्षारीयता, है ना। मिट्टी की जो क्षारीयता है, इसको बदलने और खारेपन को हटाना है तो क्या करना होगा? जिप्सम को मिलाना होता है, ये हमने पहले बताया था। ठीक है। उसके अलावा चूने की लिंचिंग भी, चूने की लिंचिंग के लिए क्या करते हैं? चूने की लिंचिंग के लिए हम क्या करते हैं? इसमें कम से कम 1 फीट जल की आवश्यकता होती है। एक तो है कि बदलने खारेपन को दूर करने के लिए जिप्सम का छिड़काव करते हैं। दूसरी चीज़ है कि चूने की लिंचिंग करनी है तो उसके लिए हमें खेत में कम से कम 1 फीट तक जल रखना पड़ेगा, तभी हमें वहाँ पे चूने की लिंचिंग हो सकती है। ठीक है। लवड़ी मृदा अभी हम पढ़ रहे थे, तो लवड़ी मृदा में सोडियम और मैग्नीशियम होता है। ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो गई। इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट हुआ और
आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जितने फैक्ट्स जो आपके नोट्स हैं ये सारे आपके ये जो दिख रहे हैं, इनसे ज़्यादा फैक्ट्स हम बताते हैं, तो उनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, ठीक है ना। कम से कम बताने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है, और समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।